नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। उत्तर प्रदेश में क्या वोट की बोली लगने जा रही है। और बोली भी देखिए, किसी पार्टी के खजाने से नहीं बल्कि जनता के टैक्स के पैसे से। क्योंकि कुछ महीने बाद ही 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। और जो खबरें आ रही हैं अंदर खाने, वहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं वहां के, उनके नेतृत्व में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब की बार जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं अंदर खाने कि बीजेपी बहुत डरी हुई है, हार का डर सता रहा है। आखिर हार का डर क्यों सता रहा है, उन सभी फैक्टर्स पर बात करेंगे। और शायद इसीलिए 2027 से ठीक पहले योगी सरकार महिलाओं को मदद के नाम पर, गौर कीजिएगा, मदद के नाम पर 50,000 रुपए तक देने का विचार कर रही है। बिहार का चुनाव पिछला एकदम ताजा ताजा आपको याद होगा। बिहार में चुनाव से ठीक पहले खातों में कैश पहुंचाने का दांव चला गया था एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। और एनडीए, जिसका कि ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी चुनाव से ठीक पहले कि एनडीए का सत्ता में लौटना मुश्किल है, लेकिन ये कैश का दांव तुरुप का पत्ता अब साबित हो गया और एनडीए प्रचंड बहुमत से लौटा। वहां पर प्रचंड बहुमत की सरकार है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। और अब सवाल है, क्या उसी फॉर्मूले को, कैश वाले फॉर्मूले को उत्तर प्रदेश में उतारकर सरकारी खजाने से सत्ता की चाबी खरीदने की तैयारी है? इसे महिला सशक्तिकरण कहिए, रोजगार की मदद कहिए, कल्याणकारी योजना, लेकिन चुनाव सिर पर हो और अचानक हजारों रुपए की थैली खुलने लग जाए तो सवाल तो चुभेगा ना। ये जरूरतमंद महिला की मदद है या 2027 के वोट का एडवांस पेमेंट, नोट फॉर वोट? गंभीर सवाल। दोस्तों, लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव यानी चुनाव से ठीक पहले सत्ता के गलियारों में जब जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे की नुमाइश होने लगे तो समझ लीजिए कि देश की राजनीति में कोई बहुत बड़ा और खतरनाक खेल खेला जा रहा है। खबरें आ रही हैं अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स में कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार महिलाओं के लिए एक बड़ी आर्थिक योजना पर विचार कर रही है, जिसमें 50,000 रुपये तक की मदद देने की बात हवा में इस समय तैर रही है, योजना बन रही है। और खबरें लीक भी हो चुकी हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले पहली किस्त, पहला इंस्टॉलमेंट, पहले किस्त के रूप में 20,000 रुपये सीधे खातों में भेजने की घोषणा हो सकती है। लेकिन चुनावी राजनीति के इस दौर में हमें सबसे पहले आधा सच और पूरे झूठ के बीच का फर्क साफ समझ लेना चाहिए। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी किसी 50,000 या 20,000 रुपए वाली अंतिम योजना का कोई ऑफिशियल खाका जारी नहीं किया है, पब्लिश नहीं हुआ है, कोई पब्लिक नोटिस या नोटिफिकेशन। पैसा सीधे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से जाएगा या पुरानी कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार होगा, ये अभी कागजों और चर्चाओं तक सीमित है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन खबरें आ चुकी हैं जनता के सामने। केवल इस तरह के प्रस्तावों का हवा में तैरना ही अपने आप में लोकतंत्र का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा जरूर कर देता है दोस्तों। अब सवाल यह बिल्कुल नहीं है कि गरीब और जरूरतमंद महिला को पैसा मिलना चाहिए या नहीं। गरीब को मदद तो मिलनी चाहिए, जरूरतमंद को सहारा देना किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का पहला धर्म है, कर्तव्य है। लेकिन महिला को अपनी दुकान खोलनी हो, सिलाई का काम शुरू करना हो, पशुपालन करना हो, कोई छोटा मोटा कारोबार खड़ा करना हो या खेती किसानी से जुड़ा काम बढ़ाना हो, तो सरकार 20,000 दे, 50,000 दे या जरूरत पड़ने पर 1,00,000 रुपया दे दे, लाखों रुपये दे दे, इस पर किसी को कोई ऐतराज तो हो ही नहीं सकता ना। होगा ऐतराज? आपको नहीं होना चाहिए। असली सवाल यह है, असली सवाल तो यह है कि नीति और नियत के उस फर्क का है। असली सवाल तो नीति और नियत के उस फर्क का है जो चुनाव आते ही अचानक जाग उठता है। जो महिला 2027 में, अगले साल, उस समय गरीब और लाचार नजर आ रही है, क्या वो 2022, 2023, 2024 में गरीब नहीं थी? है ना सवाल।
जिस रोजगार की जरूरत सत्ताधीशों को चुनाव के कुछ महीने पहले महसूस हो रही है, उसकी याद सरकार बनने से पहले दूसरे या तीसरे साल में क्यों नहीं याद आई? है ना? यहां पर जब सरकार बनी उसके दूसरे तीसरे पहले साल में उसी समय मदद कर देते और ज्यादा। खैर, अगर इसे आप रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ रहे हैं, हो सकता है जोड़े भी कई लोग, सत्ता के लोग भी कहेंगे बचाव में, और भी लोग कहेंगे, हो सकता है विपक्ष वाले भी कहें, अगर वो इसको लेकर अपने तरफ से कुछ ऐसी घोषणा कर रहे हैं। तो सिर्फ चुनाव से पहले बैंक खाते में कुछ हजार रुपए डाल देने से रोजगार कैसे पैदा हो जाता है? इसके पीछे की ट्रेनिंग कहां है? उन महिलाओं को बाजार से जोड़ने की व्यवस्था कहां है? ये सारे सवाल खड़े होते हैं। कोई सॉलिड बिजनेस प्लान कहां तैयार किया गया है? यह भी सवाल है। पिछले कुछ सालों में कितनी महिलाओं ने ऐसा कारोबार शुरू किया, कितनों की जो है मंथली इनकम बढ़ गई, कितने कारोबार एक साल के बाद भी जिंदा रहे और अभी भी चल रहे हैं? इसका कोई अनबायस्ड निष्पक्ष ऑडिट रिपोर्ट आपके पास है? अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। और यहीं पर आकर असली वेलफेयर और चुनावी छाप, असली वेलफेयर और चुनाव छाप खैरात यानी फ्री बीज के बीच पतली रेखा पूरी तरीके से मिट जाती है दोस्तों। और यह सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, यही तीखा सवाल कांग्रेस से भी पूछा जा सकता है, कई लोग पूछेंगे। और यही सवाल समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से भी होगा और भी अन्य सरकारों से हो सकता है। जो सरकारी खजाने को किसी पार्टी का चुनावी फंड समझने की भूल करते हैं ये पार्टियां, लेकिन राजनीति का सबसे दिलचस्प और हास्यास्पद तमाशा देखिए कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के संभावित, जो खबरें आ रही है कि प्लानिंग हो रही है, अखिलेश यादव भाजपा के संभावित 20,000 रुपए के दांव पर हमला बोल रहे हैं, उसे चुनावी जुमला बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ खुद उनकी अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देने का वादा खुले मंच से दोहरा रही है उनकी पार्टी, और ये खबरें भी आम है सबके सामने। यानी देश का राजनीतिक विमर्श अब इस बात पर नहीं हो रहा है क्या कैश पॉलिटिक्स सही है या गलत, बल्कि मुकाबला इस बात की बोली लगाने में लगा है कि कौन कितना ज्यादा फेंकेगा पासा यानी पैसा। कोई 20,000 बोलेगा, कोई 40,000 बोलेगा, तो कोई 50,000 की योजना बना रहा है। यही वो खतरनाक पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है जहां भारतीय लोकतंत्र एक भयंकर संकट के मुहाने पर आकर खड़ा हो जाता है दोस्तों। जहां चुनाव 5 साल के काम, विकास, स्कूल, अस्पताल और सड़कों पर नहीं, बल्कि सरकारी तिजोरी से निकलने वाली नोटों की बोली पर तय होने लगते हैं। शर्मनाक है, आपत्तिजनक है कई लोगों के लिए। और इस पूरे खेल को गहराई से समझने के लिए हमें यूपी के पड़ोसी राज्य हालिया बिहार के हालिया चुनावी प्रयोग पर नजर डालनी चाहिए एक बार फिर से। सितंबर 2025 में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार के 75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए थे ना। यानी एक सिंगल क्लिक पर, एक सेकंड के अंदर सरकारी खजाने से 7,500 करोड़ जनता के बीच डाल दिए गए। इसके पीछे वोट का खेल था, यह कहा जा रहा है। यहां भी आंकड़ों का सच हमें देखना चाहिए कि बिहार में चुनाव से पहले 50,000 रुपए नहीं बांटे गए थे। वहां शुरुआती मदद 10,000 रुपए की थी, जिसे स्वरोजगार की पहली किस्त बताकर आगे 2 लाख रुपए तक पात्रता के हिसाब से देने का वादा किया गया था, पात्रता के आधार पर। लेकिन जरा टाइमिंग का खेल देखिए, टाइमिंग 26 सितंबर 2025 को 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचता है और उसके ठीक बाद विधानसभा चुनाव का ढोल बज जाता है, जिसके नतीजों में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करता है। हालांकि सिर्फ 10,000 रुपए के ट्रांसफर को जीत की इकलौती वजह मान लेना राजनीतिक एनालिसिस सही नहीं होगा।
और नीतीश कुमार जो वहां के मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक, सुशासन बाबू कहे जाते थे, नीतीश कुमार ने सालों में अपने शासनकाल में महिलाओं के बीच, हिंदू मुस्लिमों के बीच पंचायती राज आरक्षण की बात हो, साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, शराबबंदी की बात हो और कड़े कानून व्यवस्था के दम पर एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया था। साथ ही एनडीए का जातीय समीकरण, उनका मजबूत संगठन और विपक्ष की कमजोरियों के साथ जंगल राज का आक्रामक नैरेटिव भी अपनी जगह काम कर रहा था। कोई एक सॉलिड मजबूत ऑप्शन नहीं था बीजेपी के खिलाफ कि भाई जनता उनको चुन ले। लेकिन इस बात से भी कोई आंखें नहीं मूंद सकता दोस्तों कि चुनाव से ठीक पहले 75 लाख परिवारों तक 7,500 करोड़ रुपए का सीधा कैश पहुंचना चुनावी फिजा को पूरी तरीके से बदलने का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। दोस्तों, बिहार में महिला मतदाता पहले से ही पुरुषों से ज्यादा वोटिंग पार्टिसिपेशन दिखा रही थी, इस बात के प्रमाण हैं, खबरें भी आई हैं। और इस प्रयोग के सफल होते ही, इस कैश ट्रांसफर वाले प्रयोग के सफल होते ही देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक नया शॉर्टकट नजर आने लगा, शॉर्टकट फॉर्मूला कि महिला वोटर के खाते में सीधा कैश पहुंचना, यानी परिवार, उस परिवार में कितने वोटर, सोचिए, सीधा कैश पहुंचाना चुनाव जीतने का सबसे अचूक हथियार है। अब यही सफल प्रोडक्ट, सक्सेसफुल प्रोडक्ट बाजार में, चुनाव के बाजार में कॉपी होकर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक प्रयोगशाला में लाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में तो आपको मालूम है, पहले ही लाडली बहना हो, महाराष्ट्र में लाडकी बहन हो, बिहार में महिला रोजगार योजना हो और अब उत्तर प्रदेश में 50,000 की आर्थिक सहायता की चर्चा। यह इस बात का साफ सबूत है दोस्तों कि अब राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो, विचारधारा के दस्तावेज कम और बैंक ट्रांसफर के रेट कार्ड ज्यादा बनते जा रहे हैं, बन रहे हैं ना। इसी जानलेवा ट्रेंड पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 में, इसी साल, बेहद गंभीर रुख अपनाया था। गूगल में जाइए, टाइप कीजिए, सारे डिटेल्स आ जाएंगे। मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसी के आधार पर। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने चुनावों से ठीक पहले बांटी जाने वाली फ्रीबीज और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की इस अंधी होड़ पर बेहद तीखी मौखिक टिप्पणियां की थी, याद कीजिएगा। न्यूज प्लेटफॉर्म्स में वो सारी खबरें आ चुकी हैं, अखबारों में, सब जगह। हालांकि यह कोई अंतिम फैसला नहीं था कोर्ट की तरफ से और कोर्ट ने किसी योजना पर बैन भी नहीं लगाया, लेकिन अदालत ने साफ पूछा था सरकारों से कि सरकारी खजाने, टैक्स पेयर के पैसे और राज्यों की जर्जर वित्तीय स्थिति को ताक पर रखकर आखिर ये कैश बांटने का मुकाबला कहां जाकर रुकेगा। सरकारों के गाल पर एक करारा तमाचा था ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अगर राज्य का सारा संसाधन वोट बटोरने की तात्कालिक योजनाओं में बह जाएगा तो लंबे समय के लिए होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नए उद्योग और पक्के रोजगार के अवसरों का क्या होगा। अदालत ने गरीबों की मदद का विरोध बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि लोक कल्याणकारी, पब्लिक वेलफेयर, राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी। लेकिन चुनाव देखकर अनकंट्रोल्ड फ्रीबीज बांटना, अनियंत्रित खैरात बांटने की टाइमिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल खड़े किए थे। यह करारा तमाचा था सरकारों के लिए और साथ साथ चुनावी पार्टियों के लिए जो चुनाव में लड़ते हैं और वादा करते हैं। अगर कानूनी नजरिए से देखें दोस्तों तो 2013 के मशहूर एक लैंडमार्क जजमेंट एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि मैनिफेस्टो में किए गए ऐसे वादे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सीधे तौर पर भ्रष्ट आचरण या रिश्वतखोरी के दायरे में तो नहीं आते, इसलिए इसे सीधे तौर पर कानूनी अपराध कहना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन नैतिक तौर पर
नैतिक रूप में, मोरालिटी के तौर पर अगर देखें और चुनाव में सबको बराबरी का मौका मिलने के सिद्धांत को देखें, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड के लिहाज से यह बेहद संगीन सवाल उठाता है। जब एक तरफ विपक्ष यानी सिर्फ अपनी सरकार बनने पर पैसा देने का वादा कर सकता है विपक्ष अपने भाषणों में, अपने मैनिफेस्टो में या फिर वादों में, और सत्ता में बैठा दल सरकारी खजाने की चाबी का इस्तेमाल, उनके पास ये चाबी सत्ता में है, वो उस चाबी का इस्तेमाल करके चुनाव से महीने 2 महीने पहले सीधे खातों में कैश डाल देता है, तो क्या यह चुनावी प्रतिस्पर्धा के मैदान को पूरी तरीके से गैर बराबरी वाला नहीं बना देता? बहुत गंभीर सवाल है, सोचिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ये आप अपने विचार, आपकी राय, क्योंकि आपकी राय से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय हो सकती है। और दोस्तों, एक फैक्ट की बात देखिए, सबसे बड़े मजे की बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंचों से मुफ्त की राजनीति पर हमला बोलते हुए इसे रेवड़ी कल्चर का नाम देते रहे हैं, कई बार आपने सुना होगा। तो अब यह सवाल बीजेपी से भी पूछा जाना चाहिए और पूछा जाएगा, अगर एक बार फिर से नजर आता है उत्तर प्रदेश में कि विपक्ष का वादा अगर रेवड़ी है, तो आपकी सरकार का, बीजेपी की सरकारों का चुनाव छाप कैश ट्रांसफर किस क्लास में आएगा, किस श्रेणी में आएगा? सवाल है या नहीं, सोचिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों, यही सवाल विपक्ष से भी पूछा जाएगा, पूछा जाना भी चाहिए, पूछा भी जा सकता है कि अगर सत्ता पक्ष का पैसा बांटना, वोट खरीदना है, तो आपका सालाना 40,000 का वादा क्या दूध का धुला वादा है? लोकतंत्र में सच का तराजू पार्टी देखकर अपना रुख नहीं बदल सकता। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन को देखें तो 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर और भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटों पर समेटकर जो बड़ा झटका दिया था समाजवादी पार्टी ने, उसने सत्ताधारी दल के होश उड़ा दिए थे। जिस यूपी ने 2014 और 2019 में दिल्ली का सत्ता आसान किया था, वही बेरोजगारी, महंगाई, संविधान वाला मामला और सामाजिक समीकरणों के मुद्दे पर जनता ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया था, याद कीजिए। इसलिए 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई आम चुनाव नहीं है, मतलब कोई साधारण चुनाव नहीं है। उसे अखिलेश यादव के मजबूत होते पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, अब उसमें ब्राह्मण को भी जोड़ दिया गया है, इस गठबंधन का काट ढूंढना होगा और शायद उसमें से एक ये काट उनका साबित हो सकता है, ऐसा वो सोच रहे हैं। हार का डर सता रहा है उन्हें। और इसी बीच जनवरी 2026 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर सामान्य वर्ग, जनरल वर्ग में, जनरल क्लास में भारी नाराजगी देखने को मिली, आपको पता है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कई स्थानीय पदाधिकारियों के इस्तीफे हुए और बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट तक ने इसके विरोध में अपना पद छोड़ दिया था, याद कीजिए। और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था इसके खिलाफ। 29 जनवरी 2026 को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए 2026 के रेगुलेशंस पर अंतरिम रोक लगा दी, स्टे लगा दिया और 2012 के नियमों को बहाल करने का आदेश दिया। और कोर्ट ने माना कि प्रावधानों में क्लैरिटी नहीं है, अस्पष्टता है और इसके दुरुपयोग की पूरी आशंका है, सुप्रीम कोर्ट ने आशंका जताई। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया, बिल्कुल नहीं। इसके खिलाफ तो है यूजीसी वाले मामले को लेकर, लेकिन इस विवाद ने सत्ताधारी पार्टी के पारंपरिक कोर वोट बैंक के भीतर एक बड़ी असहजता और बेचैनी जरूर पैदा कर दी है। अब गणित समझिए, एक तरफ अखिलेश यादव का पूरा मजबूत होता हुआ पीडीए कुनबा, इसमें अब ब्राह्मण को भी उन्होंने खुले तौर पर घोषणा करके जोड़ दिया है, और दूसरी तरफ पारंपरिक वोट बैंक में दिखती दरार। ऐसे में महिला वोटर ही वो इकलौता सहारा बचती है। अगर किसी एक महिला को, किसी परिवार के एक महिला को ये 50,000 वाला मामला जाता है, तो उस महिला के परिवार में कितने जन हैं?
सहानुभूति की लहर दौड़ेगी और वोट वन साइडेड लगभग लगभग। तो अगर देखें तो ये इकलौता सहारा बचती है जो किसी भी पार्टी की डूबती नैया को पार लगा सकती है। क्या 50,000 रुपए के इस संभावित पासे के दांव के पीछे यही राजनीतिक जोड़ तोड़ का काम कर रहा है? ये दांव, इसका कोई सबूत तो हम नहीं कह सकते अभी, लेकिन एनालिसिस के तौर पर कहें, इसीलिए इसे अंतिम फैक्ट, अंतिम तथ्य नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक गंभीर सीरियस पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर एक सवाल तो पूछना हमारा लोकतांत्रिक फर्ज है, अधिकार है ना। आप भी पूछ सकते हैं, कई लोग पूछेंगे। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में आपको याद होगा बिहार के भोजपुर में हुई एक दुखद घटना, उसका जिक्र भी इस चुनावी बहस में खींचा जा रहा है। 17 जून 2026 को भोजपुर में 28 साल के भरत भूषण तिवारी की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। यानी कि सीधे सीधे ये सब ने देखा, वीडियो रिकॉर्डिंग है, लाइव वीडियो था, जिसमें कि उसने अपना हथियार, अपनी गन पुलिस के सामने अपने से दूर फेंक दिया था और आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़कर उसे गोली मार दी, हत्या की ये आरोप लगे हैं। जिसके बाद भरत तिवारी के परिवार ने आत्मसमर्पण के बावजूद गोली मारने का संगीन आरोप लगाया और यह मामला दर्ज हुआ। अब जाकर बिहार की सरकार जागी है, अब मदद की बातें की जा रही है। वहां के मुख्यमंत्री ने मदद की बात की है और घोषणा भी किया है। खबर आ रही है एक्स प्लेटफॉर्म पर कि भरत तिवारी के परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, मदद की जाएगी, ये सारी बातें, क्योंकि वहां बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है और सम्राट चौधरी वहां के मुख्यमंत्री हैं, जिस पर लगातार कई हमले हो रहे हैं। प्रशांत भूषण भी जमकर हमले कर रहे हैं उनके आपराधिक पृष्ठभूमि के आरोपों को लेकर, और बीजेपी जो है जानती है कि यह मामला उत्तर प्रदेश, चूंकि एकदम पड़ोसी राज्य है, असर हो सकता है। इस घटना से बिहार के कुछ सामाजिक और ब्राह्मण संगठनों में काफी गुस्सा देखने को मिला, सिर्फ बिहार नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में। हालांकि भरत तिवारी मामला, यूजीसी विवाद, जातिगत गोलबंदी, 2024 का चुनावी झटका बीजेपी को लोकसभा वाला और 2027 की आने वाले आर पार की लड़ाई मिलकर एक बहुत बड़ा मौजूद सवाल जरूर खड़ा करते हैं। क्या है सवाल? सवाल यह है कि क्या हमारी भारतीय राजनीति अब जनता के बुनियादी असंतोष का हल ठोस नीतियां, सॉलिड पॉलिसीज, स्थायी रोजगार और संस्थागत सुधारों से निकलने की बजाय केवल तात्कालिक बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी बनाकर करने में लगी है? नोट फॉर वोट, ऐसे आरोप लग रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पक्की नौकरी देना कठिन काम है, सभी जानते सबको, लेकिन रोजगार पैदा किए जा सकते हैं बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में। लेकिन डीबीटी से कैश भेजना चुटकी बजाने का खेल है। खजाना की चाबी है, ये है, बटन दबाइए, सबके पास। उद्योग धंधे लगाने में सालों का वक्त लगता है ना, लेकिन खाते में पैसा ट्रांसफर करने में 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का ढांचा सुधारने में जवाबदेही तय करनी पड़ती है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले आर्थिक सहायता की हेडलाइन बनाना सबसे आसान काम है ना। लेकिन सत्ताधीशों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देश की गरीब जनता को बेवकूफ समझना उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। ये वो भी समझते होंगे, लेकिन जनता है, क्या करें? जो गरीब हैं वो क्या करें? उनको तो पैसे चाहिए गरीबी में, खाने के लिए, दूसरी जरूरतों के लिए। तो ऐसे समय में उनके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहरहाल भारत के आम मतदाता ने इतिहास में बार बार यह साबित भी किया है कई बार कि वो सरकार से मिलने वाला लाभ लेता भी है और वक्त आने पर उसी सरकार को उखाड़कर फेंक भी देता है। इसलिए किसी भी लाभार्थी को खरीदा हुआ वोटर कहना देश के नागरिक का अपमान होगा। लेकिन दोस्तों, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं निकलता कि हम नेताओं की नीयत पर सवाल उठाना बंद कर दें, सवाल करना बंद कर दें। टैक्स पेयर की बात को भी हमें गहराई से समझनी पड़ेगी। देश का खजाना सिर्फ इनकम टैक्स देने वाले मध्यम वर्ग या फिर उच्च वर्ग के पैसे से नहीं भरता है ना। जब एक गरीब आदमी, गरीब मजदूर दुकान से नमक, तेल, साबुन, माचिस, मोबाइल रिचार्ज खरीदता है, तो वो भी अपनी हैसियत से उस चीज पर लगे टैक्स, हिडन टैक्स रहता है, हिडन भी नहीं, उसमें लिखा भी रहता है, हैसियत से हिसाब से जीएसटी यानी अप्रत्यक्ष कर चुकाता है। इसलिए
सरकारी खजाना देश के हर नागरिक की साझी विरासत है। कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपनी निजी संपत्ति से यह पैसा बिल्कुल नहीं बांटता, बिल्कुल नहीं। और जो भी पैसा दिया जाता है वो जनता का अपना पैसा होता है। इसलिए जनता को यह पूरा हक है कि वो पूछे इस पैसे से उसका भविष्य सुधर रहा है या सिर्फ नेताओं की कुर्सी बच रही है ना। दोस्तों, अगर हर पार्टी इसी रास्ते पर चल पड़ी तो आज 20,000 है, कल 50,000 होगा, परसों 1 लाख की बोली लगेगी और चुनाव कोई नीतिगत बहस करने के बजाय पैसों की खुली नीलामी बन जाएगा। बनेगा या नहीं? इसलिए सवाल खैरात का नहीं है, नियत का है, नियत का। अगर उत्तर प्रदेश की महिलाओं को 50,000 रुपए देकर उसके पैरों को उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाता है तो बजट सार्वजनिक कीजिए, निष्पक्ष ऑडिट कराइए, रिपोर्ट पब्लिक कीजिए और बताइए कि किसानों की गरीबी दूर हुई। लेकिन अगर चुनाव देखकर सीधे खातों में नोट फेंककर वोट बटोरने की कोशिश हो रही है या होगी तो यह देश के लोकतंत्र, संविधान और टैक्स पेयर के पसीने की कमाई के साथ सबसे बड़ा भद्दा मजाक होगा और इसके खिलाफ आवाज उठाना ही सच्चे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, ये सारी बात आप जानते हैं, बस एक बार फिर से हमको अपने आप में, अपने अंदर झांकना होगा, चर्चा करनी होगी। इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।